साथ गर्म करना पड़ता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करना पड़ता है, क्या बन जाता है? मीथेन। क्या बनता है? मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 153 नंबर। यहां पर मीथेन के बनाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। मीथेन कैसे बनेगा, किन किन विधियों द्वारा मीथेन बन रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमने आपको प्रयोगशाला विधि बताई। क्या प्रयोगशाला विधि में था? सोडियम एसिडेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद मीथेन होता है। अगला है एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड को जल के साथ क्रिया कराने के पर, जल से क्रिया कराने पर एल्युमिनियम कार्बाइड, कई बार बता चुके हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड को जल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो मीथेन यहां से भी बनेगा। मीथेन यहां से भी बनेगा। यह प्रश्न ऐसे लिखा रहेगा, एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अब क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो आप कहोगे मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। मैथिल आयोडाइड। मैथिल आयोडाइड CH3I का मतलब मेथिल आयोडाइड, CH3Cl का मतलब मेथिल क्लोराइड, CH3Cl का मतलब मेथिल क्लोराइड, CH3Br का मतलब मेथिल ब्रोमाइड, CH3I का मतलब होता मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। इसको बच्चों बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। दिस इज मेथिल मतलब एल्किल, आर और आई का मतलब होता है एक्स, एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड के अपचयन से एल्केन बनता है। एल्किल हाइलाइड के अपचयन से एल्केन बनता है। यहां पर मेथिल आयोडाइड के अपचयन से जितने कार्बन का एल्किल हाइलाइड होता है उतने ही कार्बन का एल्केन बनता है। एक कार्बन का हाइलाइड होगा, एक ही कार्बन का एल्केन बनेगा। दो कार्बन का C2H6I होगा तो बच्चों C2H5I हो, C2H5I हो, इसका अपचयन करने पर C2H6 बनेगा। जितने कार्बन का एल्किल हाइलाइड उसके अपचयन से उतने ही कार्बन का एल्केन। जितने कार्बन का एल्किल हाइलाइड उतने कार्बन वाला एल्केन बनेगा। एक कार्बन का एल्किल हाइलाइड, एक कार्बन का एल्केन मीथेन। दो कार्बन का एल्किल हाइलाइड, दो कार्बन का एल्केन। तीन कार्बन का एल्किल हाइलाइड, तीन कार्बन का एल्केन। एल्किल हाइलाइड के अपचयन से, एल्किल हाइलाइड के अपचयन से क्या बनता है? एल्केन बनता है। एल्किल हाइलाइड के अपचयन से मेथिल आयोडाइड में एक कार्बन है इसलिए मीथेन बन गया। चलिए 155 नंबर पॉइंट समझते हैं। 155 नंबर, यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? यहां तक एक बार कमेंट करके बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, शिवम कुमार, वेरी गुड। ठीक है, चलो काफी लोगों को समझ में आ रहा। हाँ 155 नंबर, मीथेन के पूर्ण दहन से, मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, किसी भी कार्बनिक यौगिक की बात करें, मीथेन के पूर्ण दहन से, पूर्ण दहन से क्या बनता है? जब मीथेन का कंबसन कराया जाता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाएगा, जब पूरी तरीके से जलाया जाएगा, दहन कराया जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण कराना। दहन, दहन जो है यह ऑक्सीकरण की क्रिया है, यह ऑक्सीकरण होता है। दहन की क्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। जब मीथेन को पूरी तरीके से जलाया जाएगा, तो जलाने पर ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर मिलता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद, या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण से, एल्केन के ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान देना, अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, CH4। वैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर पूरी तरीके से जलाओगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को पूरी तरीके से जलाओगे तो जलाने के बाद CO2 और पानी ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी ही मिलेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला दो, पूरी तरीके से जला दो, CO2 अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सीकरण, दहन जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। दहन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी वो जलेगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा, और ऑक्सीजन से जलेगा इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट 156 नंबर पॉइंट देखते हैं। 156 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब लोग जो है लाइव रहा करो। पहली बात, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अब देखो यहां पर लिखा मेथेन के पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का क्या मतलब है? पायरोलिसिस, पायरोलिसिस जो आया है, फायर और प्लस यहां पर लिसिस, फायर प्लस लूजिंग, ऐसे समझ लो। फायर प्लस लूजिंग से बना हुआ है पायरोलिसिस। फायर का मतलब होता फायर, और फायर मतलब आग। फायर का मतलब होता है आग। लिसिस लूजिंग से आया है। लूजिंग का मतलब होता है टूटना। लूजिंग का मतलब होता है टूटना। तो कहने का मतलब है मेथेन को उच्च ताप पर अगर गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर अगर गर्म करेंगे, मेथेन को अगर हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, मेथेन को अगर उच्च ताप पे गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जब, ये इसका मतलब गर्म करना, अगर उच्च ताप पर मेथेन को गर्म किया जाएगा तो मेथेन कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ये देखो अलग अलग हो गए, खंड हो गए इसके, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग हो गया। इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। फायर, फायर, फायर मतलब आग। आग का ताप उच्च, उच्च ताप से गर्म करने पर वो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। पूछा जाता मेथेन के पायरोलिसिस से क्या मिलता है? मेथेन के पायरोलिसिस से क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। कार्बन और हाइड्रोजन। विकास कुमार पटेल, ठीक है, वेरी गुड। मेथेन के पायरोलिसिस से कार्बन और हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 157 नंबर पॉइंट। हमने कहा था कोई भी हैलाइड हो, कोई भी एल्किल हैलाइड हो, उसके अपचयन से एल्केन बनता है। यहां पर एथिल आयोडाइड कह रहा है। एथिल का मतलब C2H5, आयोडाइड का मतलब I। C2H5 का जब अपचयन कराया जाएगा, अपचयन कराया जाएगा, तो जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है उतने कार्बन का एल्केन C2 2 दूना 4 2 6 एथेन बन जाएगा। अपचयन कराने से एथेन बन जाएगा। जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड उसके अपचयन से उतने ही कार्बन का एल्केन। समझ गए बात करें? सभी को समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 158। यहां पर जब सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइन के साथ गर्म करने पर, यहां पर गर्म करने पर,
यहां पर होगा गर्म करने से प्राप्त होता है। जब सोडियम प्रोपियोनेट, सबसे पहले आप लोग फार्मूला बताएं, सोडियम प्रोपियोनेट का फार्मूला बता दें सभी लोग। सोडियम प्रोपियोनेट, देखते हैं कौन कौन बता पाता। सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट का फार्मूला बताएं। इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या बनता है, जल्दी बताएं। सोडियम प्रोपियोनेट का फार्मूला बता दें। सोडियम प्रोपियोनेट का फार्मूला बताएं। सोडियम प्रोपियोनेट का फार्मूला बता दे सभी लोग, जिनको पता है। ठीक है, शिवम कुमार, सत्येंद्र, गुड्डू वर्मा, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी बताएं। सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट, हर्ष शर्मा, वेरी गुड, ठीक है। तो C2H5COONA, इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपियोनेट, ठीक है। C2H5COONA, जिसको नहीं पता है नोट कर ले। सोडियम प्रोपियोनेट को हम लोग किसके साथ गर्म करना है, सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, इधर देखो, C2H5 इस H के साथ, C2H5 इस H के साथ C2H6 बनाएगा, एथेन बनाएगा, Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ, Na2CO3 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, यहां से एथेन बनता है। सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथेन बनता है, एथेन बनता है, ठीक है, ध्यान देना। आगे देखते हैं 159। एक अभिक्रिया है, उसका नाम है बच्चों बुर्स अभिक्रिया। एक अभिक्रिया है, उसका नाम है बुर्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से बुर्स अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, पहली बात, बुर्स अभिक्रिया द्वारा किस चीज का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक है बुर्स अभिक्रिया, बुर्स अभिक्रिया है ना, और एक अभिक्रिया होती बच्चों फ्रैंकलाइट अभिक्रिया। एक ये अभिक्रिया होती है, दूसरे का नाम है फ्रैंकलाइट अभिक्रिया, बुर्स अभिक्रिया एंड फ्रैंकलाइट अभिक्रिया। तो इन दोनों अभिक्रियाओं से बनता क्या है, एल्केन। इनसे निर्माण होता है, निर्माण होता है एल्केन का, इनसे एल्केन का निर्माण होता है, परंतु मेथेन को छोड़कर, परंतु मेथेन को छोड़कर, मेथेन को छोड़कर, मेथेन को छोड़कर मेथेन नहीं बनता। इस अभिक्रिया द्वारा, इन दोनों अभिक्रियाओं द्वारा मेथेन नहीं बन पाएगा। बुर्स अभिक्रिया हो या फ्रैंकलाइट अभिक्रिया हो, बुर्स अभिक्रिया हो या फ्रैंकलाइट अभिक्रिया हो, एल्केन बनाने की अभिक्रिया है, एल्केन बनाने की विधि है, लेकिन बच्चों मेथेन इन दोनों अभिक्रियाओं से नहीं बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पता होना चाहिए, बुर्स अभिक्रिया से किसका संश्लेषण होता है, किसका निर्माण होता है। तो आप कहोगे एल्केन का होता है, एल्केन में किस एल्केन का निर्माण नहीं हो सकता है, तो आप कहोगे मेथेन का निर्माण नहीं हो सकता है, मेथेन नहीं बन सकता है, ध्यान देना। चलिए भाई अगली स्लाइड देखते हैं। यहां पर कह रहा बुर्स अभिक्रिया द्वारा किस एल्केन का निर्माण नहीं हो सकता है, बुर्स रिएक्शन द्वारा कौन सा एल्केन मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, तो आप कहोगे मेथेन का मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। नोट करते चलना। चलिए 161 नंबर पॉइंट। अब ये बुर्स अभिक्रिया होती क्या है, यहां पर देखो बुर्स अभिक्रिया के बारे में लिखा है,
बोर्ड्स ऑफ क्रिया हम लोग समझ लेते हैं क्या है। बोर्ड्स ऑफ क्रिया क्या है उसको ध्यान से समझना। बच्चों क्या होता है, दो अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करना है। दो अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करना है, लेकिन उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। ठीक है, ध्यान देना, जब दो अणु एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, तो एल्केन बनता है। और इस सब क्रिया का नाम क्या है, बोर्ड्स ऑफ क्रिया है। बोर्ड्स ऑफ क्रिया में क्या होता है, दो अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने से क्या बनता है, एल्केन बनता है। एल्केन बनता है। यह विक्रिया क्या कहलाती है, बोर्ड्स ऑफ क्रिया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया। इसमें सोडियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सोडियम की जगह यदि इसी अभिक्रिया में, नोट में लिख लेना, इसी अभिक्रिया में यदि उपरोक्त अभिक्रिया में सोडियम धातु के स्थान पर, अभिक्रिया में सोडियम के जगह, सोडियम के स्थान पर जिंक धातु का उपयोग किया जाए, जिंक मतलब Zn धातु का उपयोग किया जाए, जिंक धातु का उपयोग किया जाए, तो उपरोक्त अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाएगी। उपरोक्त अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब सब कुछ वही है। जब दो अणु एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की जगह अगर यहाँ जिंक लिख देते हैं, जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है एल्केन। यह अभिक्रिया कहलाती है। बोर्ड्स ऑफ क्रिया की जगह नाम क्या आ जाएगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। पीयूष कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया पीयूष कुमार, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दो अभिक्रियाएं हमने बताया, एल्केन बनाने की दो अभिक्रिया हमने बताया। ठीक है, जिसमें एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु होगा तो समझ जाना वो कौन सा है, बोर्ड्स ऑफ क्रिया। और अगर जिंक का उपयोग किया जाएगा तो उसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। उसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। विपिन कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई, पॉइंट नंबर 162 इधर देखना, मेथिल आयोडाइड। ध्यान दे सभी लोग, मेथिल आयोडाइड CH3I, दिस इज मेथिल आयोडाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अब इसका मतलब दो अणु मेथिल आयोडाइड। कितने अणु, यहां पर दो अणु मेथिल आयोडाइड। शुष्क ईथर को देख करके समझ गए दो अणु एल्किल हैलाइड होना चाहिए। मेथिल आयोडाइड लिखा ना, और कह रहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बोर्ड्स ऑफ क्रिया है। अब बोर्ड्स ऑफ क्रिया है तो दो अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अब क्रिया कराना है, तो दो सोडियम यहां पर ले लो, तो क्या बनेगा, CH3 और CH3 बन जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, NaI 2NaI हो जाएगा। ये देखो क्या बन गया, तो आप कहोगे एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। मेथिल आयोडाइड
तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड है, शुष्क ईथर है, सोडियम धातु है, समझ जाना। बोर्ड सब क्रिया से जो है बनेगा, तो यहां पर एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन बनेगा। मोन्टू गौतम, ठीक है, ध्यान देना। CH3I2Na, दो अणु एल्किल हैलाइड इस सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने से CH3 मिलकर के C2H6 हो जाएगा। 2NaI, 2I यहां पर है, 2Na यहां है, 2NaI हो जाएगा। पॉइंट नंबर 163, पॉइंट नंबर 163 देखिएगा। जब दो अणु एल्किल हैलाइड को, जब दो अणु एल्किल हैलाइड को, वही क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ, यहां लिखना जिंक, यहां पर जो है उपस्थिति में जिंक धातु के साथ, यहां पर में के बाद जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है, जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? तो एल्केन बनता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड। जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता, मीथेन नहीं बन सकता। ठीक है, ध्यान देना इतना। चलो पॉइंट नंबर 164, शोभित राजपूत नमस्ते, इतनी देर के बाद लाइव आ रहे हो। देखो यहां पर लिखा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से निर्मित नहीं हो सकता। क्या निर्मित नहीं हो सकता? आंसर लिख लो, मेथेन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो या बोर्स अभिक्रिया हो, इससे क्या निर्मित नहीं हो सकता? मेथेन। याद करते चलो साथ साथ में, है ना। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो या बोर्स अभिक्रिया हो, इससे क्या नहीं बन सकता है? मेथेन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एथेन के पायरोलिसिस से क्या बनेगा? पायरोलिसिस वही आ गया, जैसे हमने कहा था मेथेन का पायरोलिसिस। जब मेथेन का पायरोलिसिस था तो कार्बन और हाइड्रोजन मिला था, कार्बन और हाइड्रोजन मिला था। जब एथेन का C2H6 का जब पायरोलिसिस कराया जाएगा, पायरोलिसिस को हिंदी में कहते हैं तापीय अपघटन, तापीय अपघटन इसको कह सकते हैं। ठीक है, पायरोलिसिस जब कराया जाएगा, तापीय अपघटन कराया जाएगा, तो C2H4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, C2H4 प्लस H2, एथिलीन। C2H4 का मतलब होता है एथिलीन, इसको बोलते हैं एथिलीन। IUPAC नाम है एथीन, IUPAC नाम है एथीन, एल्कीन है ये। एथेन में दो कार्बन है तो दो कार्बन की एल्कीन बन जाएगी, C2H4 प्लस हाइड्रोजन। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना? यहां तक सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो बताना, है ना। एथेन के पायरोलिसिस से एथिलीन बनता है, एथेन के पायरोलिसिस से एथिलीन बनता है। हाँ, तो इंग्लिश पढ़िए, पायरोलिसिस इंग्लिश में है कि कहने का मतलब है एथेन का जब पायरोलिसिस होता है तो एथिलीन बन जाता है और हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। क्लियर? चलो, एथिलीन क्लियर है सभी को? एथेन का हम पूछेंगे इस बार एग्जाम में। आप लोगों का जो टेस्ट होगा इस बार यूट्यूब पर डिस्कशन नहीं होगा, इस बार डिस्कशन जो होगा ऐप में ही होगा। इस बार जो कंबाइंड टेस्ट होता है 200 क्वेश्चन का, उसका डिस्कशन भी जो है ऐप में ही कराया जाएगा, उसका डिस्कशन जो है यूट्यूब पर नहीं होगा। ठीक है, इस बार यहीं पर होगा, वही बच्चे पढ़ पाएंगे जो एडमिशन ले लिए। एथेन के पूर्ण दहन से, एथेन के पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। हमने पहले ही बता दिया था, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, CO2 और पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। इसके बाद 167 देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां से ये भी आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो भाई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति, जब किसी रिएक्शन के तीर के ऊपर ऐसे HNU लिखा हो, इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन का क्लोरीनीकरण जब कराएंगे तो क्या होगा? कई स्टेप होते हैं बच्चों। मेथेन का क्लोरीनीकरण कराना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराना है, Cl2 से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, जैसे मेथेन है, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है। यहां पर बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। पहले क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहां से हट जाता है, इसके बदले क्लोरीन जुड़ जाता है। तो पहले स्टेप में बच्चों CH3Cl बनेगा। पहला स्टेप होगा CH3Cl, प्रथम स्टेप यहां लिख सकते हैं, प्रथम स्टेप, पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, जब मेथेन का क्लोरीनीकरण कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बच्चों यहां पर CH3Cl बन जाएगा, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने बताया था, एल्केन दर्शाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्केन दर्शाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3Cl, CH3Cl का फिर से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण होगा, एक हाइड्रोजन और हटेगा, एक क्लोरीन और जुड़ेगा, CH2Cl2 हो जाएगा, CH2Cl2। तीसरे स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, CH2Cl2, इसका पुनः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराएंगे। HNU का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, एक और हाइड्रोजन हटेगा, यहां पर CHCl3 बन जाएगा। CHCl3 का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CHCl3 का मतलब है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। और एक स्टेप और है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है, जब CHCl3 का क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक हाइड्रोजन और हटेगा, CCl4 बन जाएगा। और CCl4 इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे पायरीन के नाम से जानते हैं, पायरीन, इसे पायरीन कहते हैं बच्चों, पायरीन, इसे पायरीन के नाम से जानते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जिसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन का क्लोरीनीकरण करने पर क्या मिलता है, ये 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में अगर पूछा जाए तो CH3Cl, दूसरे में CH2Cl2, तीसरे में CHCl3, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, पायरीन बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनता है। ठीक है, सारे स्टेप नोट कर लो, सारे स्टेप नोट करते चलो, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या इसे टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहेंगे। ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन, इसी का नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन, इसी को टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, ये भी नोट कर लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन नोट कर लो जल्दी से, टेट्राक्लोरोमेथेन। प्रीति सिंह, ठीक है, इसका नाम और लिख लो, टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है,
टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब बता रहे हैं, सारे रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 168 नंबर पॉइंट देखिएगा सभी लोग, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो। ये तो प्रथम पद वही है 168 में, मेथिल क्लोराइड बनता है, CH3Cl है, प्रथम पद है जो बताया था अभी, CH4 है। इसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराते हैं, मतलब Cl2 से अब क्रिया कराएंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl बाहर हो जाएगा, है ना, CH3Cl प्लस HCl हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। इसके बाद 169 दूसरा स्टेप देखते हैं। इसका दूसरा स्टेप भी देख लो। यहां पर द्वितीय पद में देखो, जो पहले स्टेप में बना है CH3Cl, उसका नाम है मेथिल क्लोराइड, सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड है जो पहले स्टेप में बना है। यह इसका IUPAC नाम लिखे, क्लोरोमेथेन। इसका नाम है क्लोरोमेथेन, ये क्लोरोमेथेन बनता है, ये क्लोरोमेथेन है। दूसरे स्टेप में जो CH2Cl2 बना है डाइक्लोरो, इसका मतलब है डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरोमेथेन है, डाइक्लोरोमेथेन ऊपर लिखा भी, ये डाइक्लोरोमेथेन, दूसरे स्टेप में डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, और तीसरे स्टेप में ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा वाला 1670। ठीक है, यहां पर देखिए तीसरे पद में क्लोरोफॉर्म बन रहा है CHCl3, CHCl3, यहां पर CHCl3 रहेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, दिस इज ट्राइक्लोरोमेथेन, ध्यान दें, CHCl3, CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन है क्लोरोफॉर्म। 171 171 नंबर पॉइंट देखते हैं। 171 चौथे पद में जो चौथा स्टेप है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसको पाइरीन कहते हैं, पहले नोट कर लिया आप लोगों ने, पाइरीन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट 172 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार कमेंट करके बताएं सभी लोग, लिख पा रहे हो? अमन गौतम, इसीलिए कहते बेटा बेस मजबूत किए रहो, है ना। उधर आप सुने थे एक बार तो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसलिए क्लास जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, सारी क्लासें करना बहुत जरूरी है ना, एक भी क्लास छूटे नहीं। अब देखो यहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सनलाइट मतलब HNU, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथेन का जब क्लोरीनीकरण कराएंगे, एथेन का C2H6 का जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो 6 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। कितने स्टेप होंगे? 6। जितने हाइड्रोजन उतने स्टेप, जितने हाइड्रोजन उतने स्टेप, उतने पद होंगे। तो 6 बार में, एक बार में एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होगा, दूसरी बार में दूसरा हटेगा, तीसरी बार में तीसरा हटेगा, चौथी बार में चौथा हटेगा, पांचवें स्टेप में पांचवा हटेगा, छठवें स्टेप में 6 के 6 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो C2Cl6 बन जाएगा। ठीक है, C2Cl6 बन जाएगा। ठीक है, जिसे कृत्रिम कपूर कहते हैं, C2Cl6। ठीक है, इसका बताओ IUPAC नाम क्या होगा? C2Cl6 का IUPAC नाम क्या होगा? C2Cl6 का IUPAC नाम क्या होगा?
ठीक है, वैसे इसको हेक्साक्लोरोएथेन कह सकते हो, लेकिन इसका IUPAC नाम देखो, ऐसे लिखेंगे, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर भी Cl, यहां भी Cl, इस तरीके से Cl, ठीक है, तीन हिस्से Cl है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वैसे यहां हेक्साक्लोरोएथेन कह सकते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां पर 1 2, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 1 1 1 1, ठीक है, लंबा चौड़ा है, 1 1 1 तीन बार, फिर 2 2 2, ये भी तो कह सकते हैं, 1 1 1, फिर 2 2 2 तीन बार, 2 2 2, और यहां पर देखो कितना है, हेक्साक्लोरो 6 बार है, हेक्साक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन, लेकिन ये लिखा कम जाता है, ज्यादातर यही लिखा जाता है हेक्साक्लोरोएथेन, ठीक है। इसका जो है इतना बड़ा लिख करके देखो, यहाँ पर 3 बार 1 1, 3 बार 2, जब 2 ही है तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो आगे सीधे सीधे लिख दिया जाता है हेक्साक्लोरोएथेन, लिख लो हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन। चलिए नेक्स्ट, हेक्साक्लोरोएथेन। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों की क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण यानी हाइलोजनीकरण, ये कह सकते हैं हाइलोजनीकरण, अब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्लोरीनीकरण, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों की हाइलोजनीकरण, अब ब्रैकेट में क्लोरीनीकरण अभिक्रिया होती है। पहली बात तो ये प्रतिस्थापन आप लोग जानते हैं, ये तो जान गए कि प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन तो है, लेकिन बच्चों एक आपके सिलेबस में नहीं है, मुक्त मूलक, लेकिन जब एनडी एग्जाम कराया था पूछा गया था, ठीक है, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको मुक्त मूलक याद कर लीजिए, क्योंकि एक चैप्टर, वो चैप्टर आप में है नहीं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो अभी हमने देखा कि मेथेन के क्लोरीनीकरण से टेट्राक्लोरोमेथेन बना था, या जो है एथेन के क्लोरीनीकरण से कृत्रिम कपूर बना था, हेक्साक्लोरोएथेन बना था, वो अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया को बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मुक्त मूलक क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों ए और बी के बीच बंध बना हुआ है, मुक्त मूलक होता क्या है ये समझ लो, ए और बी के बीच कोई बंध बना है, इसका मतलब ए और बी के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, ए और बी के बीच एकल बंध उपस्थित है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहां पर हुई है। अब इस बंध को इस प्रकार से तोड़ दो, ये बंध इस प्रकार से टूटे कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए, ठीक है, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, ऐसा बन जाएगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है। तो जब साझे के इलेक्ट्रॉन, साझे के परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाए, बंध टूट जाए, ये बंध टूट जाए, साझे के परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाए, तो ये जो मिलता है इसे कहते हैं मुक्त मूलक, इसे मुक्त मूलक कहते हैं। बंध का टूटना मतलब बंध तो टूटे, लेकिन जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, तो वो अपना एक लेके चला जाए, वो अपना एक लेके चला जाए, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, दो अपना लेके चला जाए, दो अपना लेके चला जाए, तो इसको बोलते हैं यहां पर मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक, ठीक है। जो ए मिला इसको बोलते हैं मुक्त मूलक,
इसे जो है मुक्त मूलक कहते हैं, ये मुक्त मूलक कहलाता है। जैसे मान लो CH4 है बच्चों, ये CH4 है ना, बंध टूटना। अब यहां पर जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, बंध ये टूटे कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, तो ऐसा कुछ बनेगा। यहां पर ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, इस तरीके से कुछ बनेगा। यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इसे मुक्त मूलक कहते हैं, इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोला जाता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा। इसे मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। मुक्त मूलक आपके कोर्स में ही नहीं है, बस याद रखना कि जो है हाइड्रोजनीकरण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया होती। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, मुक्त मूलक जिसमें भाग लेता है उसे कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो बच्चों 173 पॉइंट हम देखने चल रहे हैं। 173 नंबर पॉइंट, 173 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक बताओ समझ में आया? यहां तक सभी लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो यस करो। अगर सारे बच्चे हमारी बात यहां तक समझ गए हों तो बताएं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अरुण कुमार यादव नमस्ते, नमस्ते सभी को। लेकिन जो है बताओ समझ में आ रहा? ओके है? पुष्पेन, श्याम जी, अंकित कुमार, पीयूष यादव, ठीक है, वेरी गुड। अमन अग्निहोत्री, पीडीएफ के चक्कर में कहा हो? पीडीएफ नहीं, नोट करो। पीडीएफ के चक्कर में ना रहो, पीडीएफ हम नहीं देते। किसी विद्युत अपघट्ट से, विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जो पदार्थ अपने जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। पहले ये पॉइंट लिख लो, पहले ये पॉइंट लिखो जरा। वे पदार्थ जो अपने गलित अवस्था, गलित अवस्था, जो अपने गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं, आंसर लिखो वैद्युत अपघट्ट, उन्हें कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। उन्हें वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, अंग्रेजी में से इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित कर देते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, ऐसे विद्युत का संचालन नहीं कर रहा, लेकिन जब इसको जल में घोल दिया जाता है, जब इसको जल में घोल दिया जाता है तो ये विद्युत का संचालन करने लगता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये वैद्युत अपघट्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ध्यान देना, किसी विद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, ठीक है।
पॉइंट नोट हो गया सबका। वे पदार्थ जो अपने गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट हो गया होगा सभी लोगों का। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि जब क्या होता है, विद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जो विद्युत अपघट्ट होता है जिसे जल में घोला गया, उससे जब बिजली प्रवाहित होती है तो वह विद्युत अपघट्ट विपरीत आवेशित आयनों में, मतलब धन आयन और ऋण आयन, विपरीत आवेशित आयनों में यानी धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। ठीक है, और इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान दें, इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस क्रिया का नाम है वैद्युत अपघटन। ये दोनों बेसिक पॉइंट हैं, इनको नोट कर लें सभी लोग। जब विद्युत अपघट्ट से बिजली प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत अपघट्ट से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? वह विद्युत अपघट्ट धन आयन और ऋण आयन यानी विपरीत आवेशित आयनों में टूटता है। इस प्रकार की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, विपरीत आवेशित आयनों में टूटने की क्रिया। विपरीत आवेशित आयनों में टूटने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटन समझ गए ना कि वैद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्ट का विपरीत आवेशित आयनों में टूटना वैद्युत अपघटन कहलाता। वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ऐसा होना, जो विपरीत आवेशित आयनों में टूटना, इस क्रिया का नाम है वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये दोनों बेसिक है। अभी कोलब्रुक संश्लेषण हम लोगों को देखना है, कोलब्रुक संश्लेषण विधि, वहां पर इसका काम लगेगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 174। ये जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जैसे मान लो एक कोई कंटेनर, इसमें कोई भी वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ, अब इसी से विद्युत धारा का संचालन कराएंगे। जब इससे बिजली प्रवाहित कराएंगे तो इसमें जो भी पदार्थ है, मान लो AB है, तो जब इससे बिजली प्रवाहित कराएंगे तो ये A+ और B- में टूट जाएगा। A+ और B- में टूट जाएगा। विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएगा। ये वैद्युत अपघटन हो गया। और जिस बर्तन में ये क्रिया कराई जा रही है, ये जिस पात्र में, जिस बर्तन में, ठीक है ध्यान देना, जिस पात्र में वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कहां होगी? वैद्युत अपघटनी सेल में। जिस बर्तन में, जिस पात्र में वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसी बर्तन का नाम, इस बर्तन को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, ये वैद्युत अपघटनी सेल होता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल का काम क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल का काम क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत प्रवाहित कराएंगे तब टूटेगा, बिजली प्रवाहित कराएंगे मतलब विद्युत ऊर्जा, टूटेगा मतलब रासायनिक क्रिया होगी। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कैसे समझ में आया कि वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? जब बिजली प्रवाहित कराते हैं वैद्युत अपघट्ट से, तभी वो विपरीत आवेशित आयनों में टूटता है ना। तो विद्युत ऊर्जा से केमिकल रिएक्शन होने लगी, रासायनिक ऊर्जा में बदल गया, उसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। और फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल के बारे में पढ़ेंगे। वो जो फिजिक्स में सेल पढ़ेंगे, वो सेल जो होता है, उस सेल का मतलब है विद्युत रासायनिक सेल। उस सेल का मतलब होता है विद्युत रासायनिक सेल। जो फिजिक्स में सेल पढ़ते हैं वो होता है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल होता है। इसका क्या काम है? फिजिक्स वाले सेल का क्या काम है? इसका काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलना, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। इतना पॉइंट नोट कर लो सब लोग। वैद्युत अपघटन की क्रिया कहां संपन्न होती है? वैद्युत अपघटनी सेल में होती है। वैद्युत अपघटनी सेल का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। फिजिक्स में जब वैद्युत में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, वो सेल कौन सा होता है? विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, वो अलग सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गुड्डू वर्मा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। सुधांशु त्रिपाठी, उसका मतलब वही है बेटा, ये भी वही है, वो भी वही है। ठीक है, परेशान ना हो ज्यादा। तो 175 नंबर देखिए, 175 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, अभी बहुत पीछे पड़ रहे हो, क्या बात है ना? काफी स्लाइड आगे निकल गई। ठीक है, हाँ अब यहां पर देखना, यहां पर लिखा है जब सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट, जब सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन। देखो, इस क्रिया का नाम है कोलबे संश्लेषण। हम लोग कोलबे संश्लेषण पढ़ना चाहते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे बनता है। कोलबे सिंथेसिस, कोलबे संश्लेषण से निर्मित होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी। पहली बात, कोलबे संश्लेषण से निर्मित होता है, पहले ये लिखो जरा, कोलबे संश्लेषण से, कोलबे संश्लेषण से निर्माण होता है, निर्माण होता है, कोलबे संश्लेषण से निर्माण होता है किसका? एल्केन का भी होता है, एल्कीन का भी होता है, एल्काइन का भी होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी का निर्माण होता है। कोलबे संश्लेषण से निर्माण किसका किसका होता है? एल्केन का भी होता है, एल्कीन का भी होता है और एल्काइन का भी होता है, तीनों का निर्माण होता है। कोलबे संश्लेषण से निर्माण होता है, सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लो, तीनों का निर्माण होगा। इससे मेथेन नहीं बन पाएगा, इससे मेथेन नहीं बन पाएगा, कोलबे संश्लेषण से मेथेन नहीं बन पाएगा, इसीलिए यहां पर एथेन बनाया गया। सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराने पर, वैद्युत अपघटन का मतलब बिजली प्रवाहित करने पर, वैद्युत अपघटन कराने का मतलब बिजली प्रवाहित कराने पर टूटना। वैद्युत अपघटन, वैद्युत का मतलब बिजली प्रवाहित करने पर, अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना। बिजली प्रवाहित करा के क्या करेंगे? वो टूट जाएगा, रासायनिक क्रिया हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, इस वजह से वहां पर उत्पाद मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा। तो सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एथेन बनता है। इस प्रकार की क्रिया को कोलबे सिंथेसिस कहते हैं, इसको कोलबे संश्लेषण कहा जाता है, इसे कोलबे संश्लेषण। पीयूष कुमार, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, कोलबे संश्लेषण। ठीक है, कोलबे संश्लेषण की क्रिया को हम समझा देते हैं। सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट की, देखो यहां पर हम लोग देखेंगे CH3COO के मतलब पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन, इसका वैद्युत अपघटन समझना, वैद्युत अपघटन CH3COO के का वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन जो है जिस बर्तन में कराया जाएगा उसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ये वैद्युत अपघटनी सेल है, इसमें ये वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, वैद्युत अपघट्ट है मतलब पोटेशियम एसीटेट है,
यहां पर वैद्युत अपघट पोटेशियम एसीटेट है और इसमें दो छड़ें डूबी हुई होती हैं, दो रॉड होती हैं, दो प्लेटें होती हैं और यहां पर बाहर से एक बैटरी द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, बिजली प्रवाहित कराने के लिए यहां पर बैटरी जोड़ा जाता है बिजली प्रवाहित कराने के लिए। ये प्लस है और ये माइनस है। इसको प्लस से जोड़ा गया है, जिसको प्लस से जोड़ा गया उसका नाम एनोड है, जिसको प्लस से जोड़ा गया उसका नाम एनोड है। और यही चीज जो प्लस होता है, हम लोग जो है वहां पर फिजिक्स में पढ़ेंगे प्लस को, वो दूसरा सेल होता है वैद्युत रासायनिक सेल, वहां पर प्लस वाले को कैथोड कहते हैं और माइनस वाले को ऋणोद को एनोड कहते हैं। यहां पर उल्टा है, यहां पर जो बैटरी के धनात्मक से जो प्लेट जुड़ी होगी उसको एनोड और जो ऋणात्मक से उसको कहते हैं कैथोड, इसको कहते हैं कैथोड। ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड होता है। ठीक है, CH3COO का वैद्युत अपघटन कराना है। सब आएगा बेटा, सब आएगा। सोनू यादव, फ्रीडल क्राफ्ट आएगा, सारे जो मेन रिएक्शन है वो सब बताई जाएंगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, सारी रिएक्शन बताई जाएंगी। ठीक है, एरोमेटिक में सब बता दिया जाएगा। अब देखो CH3COOK का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन कराएंगे। पहली बात ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, विपरीत आवेशित आयनों में CH3COO माइनस और K प्लस। जब वैद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो ये वैद्युत अपघटन है, ये विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब ये देखो एनोड है, ठीक है, ये चीज भरा कहां था, ये चीज इसी में भरा था, इसमें बिजली प्रवाहित करा दिया तो यही चीज टूट गया, यही चीज विपरीत आवेशित आयनों में टूट गया। अब एनोड पर कौन जाएगा, एनोड का मतलब प्लस पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, माइनस वाला। प्लस प्लेट पर कौन दौड़ेगा, प्लस प्लेट की ओर कौन दौड़ेगा, ये माइनस वाला। तो एनोड पर ये पहुंचेगा CH3COO माइनस, ये एनोड पर जाएगा। जब एनोड पर पहुंचेगा तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को, एक निगेटिव को इस प्लस को दे देगा, इस प्लेट को दे देगा, क्योंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी इस प्लेट के पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस प्लेट को। तो किस में बदल जाएगा, CH3COO में बदल जाएगा, CH3COO में बदल जाएगा। अब ये यौगिक जानते ही नहीं हो क्या है, ये स्थायी तो ये होता है CH3COO माइनस स्थायी होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है, ये अस्थायी यौगिक बनता है, ये अस्थायी यौगिक बनेगा, अस्थायी यौगिक बन जाएगा। ठीक है, अब अस्थायी जब यौगिक बनेगा, ठीक है, अस्थायी जब यौगिक बनेगा तो अब ये स्टेबल यौगिक में बदलना चाहेगा। तो देखो यहां पर क्या होता है, इसके दो अणु, इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है मिल करके यहां पर एथेन क्या बना लेंगे, C2H6 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये BHU में पूछा गया था। ठीक है, एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर देखो यूपी कैडेट में सिर्फ यही आंसर टिक करेंगे कि जो है एथेन बनता है, लेकिन BHU में क्या है, साथ में लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो ध्यान देना, सोडियम या पोटेशियम एसीटेट के, सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से एनोड पर क्या मिलता है, एनोड पर याद रखिएगा एथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है, BHU में ये भी पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में लिखा था केवल एथेन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ऐसा सवाल पूछा था 2016 में। 2016 का ये सवाल है, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए बात कि नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। C2, अब इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम या पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से
वैद्युत अपघटन से एनोड पर प्राप्त होगा, एनोड पर क्या क्या प्राप्त होगा? एथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन व CO2, एथेन व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, एथेन व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया। और इस क्रिया को जो वैद्युत अपघटन करा के एल्केन बनाते हैं, वैद्युत अपघटन करा के एल्केन बनाए, चाहे एल्कीन बनाए चाहे एल्काइन बनाए, किसी भी पदार्थ का, किसी पर्टिकुलर पदार्थ का वैद्युत अपघटन करा के चाहे जो बनाओ, एल्केन बनाओ, एल्कीन बनाओ, एल्काइन बनाओ, ऐसा करना कोल्बे ने किया था। ये कोल्बे संश्लेषण कहलाता है। कोल्बे ने ऐसा करके जो है एल्केन निर्मित किया था, एल्कीन निर्मित किया था, एल्काइन निर्मित किया था, मतलब हाइड्रोकार्बन निर्मित किया था। तो इसलिए जो है उन्हीं के नाम पर इस प्रकार का सिंथेसिस जो है, इस प्रकार की क्रिया को कोल्बे संश्लेषण कहते हैं। यजवीर बेटा तुम जान नहीं पा रहे हो ना, इसलिए कैसे भेजा जाता है ना। पिक्चर सारे बच्चे भेजते हैं। इतना पॉइंट सबको पता चल गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इतना ही पहले बताया गया है। यहां पर ध्यान दें, जब सोडियम अथवा पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एथेन बनता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? कोल्बे संश्लेषण। लेकिन हमने क्लियर करके लिखवा दिया कि कैथोड पर क्या, एनोड पर क्या मिलता है। अब कैथोड की रिएक्शन भी बता देते हैं, कैथोड वाला भी बता देते हैं। चलो साथ में, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर कौन जाएगा? के प्लस। कैथोड माइनस होता ना, तो माइनस की ओर कौन दौड़ेगा? माइनस की ओर कौन दौड़ेगा? के प्लस। के प्लस सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन त्याग, पहले क्या करेगा? के प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कैथोड से, क्योंकि कैथोड माइनस है। तो कैथोड एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पहले पोटेशियम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पोटेशियम। अब पोटेशियम तुरंत पानी में, अंदर पानी भी रहता, पानी में घोला गया, पानी से अभिक्रिया करके पानी में घुल जाएगा, KOH बना लेगा और साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, हाफ H2। देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये बच्चों पूछा जाता है कि कैथोड पर, उसी में लिख लेना, वह कैथोड पर, उसी में लिख लेना, वह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। वह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या होगा कि K प्लस, जो K प्लस है, K प्लस कैथोड पर दौड़ेगा। अब K प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कर लेगा, K में बदल जाएगा। K अनस्टेबल होता है, वो पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल करके KOH बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलेगी। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है ना? कोल्बे संश्लेषण से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान देना, सोडियम एसीटेट हो या पोटेशियम एसीटेट हो, इसका वैद्युत अपघटन कराने से एथेन बनता है। कहां पर बनेगा? एनोड पर एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल रटा होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। A176 है, देखो लिखा भी आगे लिखा भी है। यहां पर वही चीज तो लिखा, CH3COONA लिखा हो या CH3COK लिखा हो, बात एक ही है। चाहे सोडियम एसीटेट हो चाहे पोटेशियम एसीटेट हो, कि वैद्युत अपघटन से एनोड पर क्या प्राप्त होगा? एनोड पर प्राप्त होगा एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।
एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। मेथेन यहां पर नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना, मेथेन नहीं बन पाएगा, कोल्बे संश्लेषण से भी मेथेन नहीं बन पाएगा। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेथेन नहीं बनेगा, एथेन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 177, ठीक है। 177 देख लेते हैं, 177 नंबर सवाल है। यहां पर सोडियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से, वैद्युत अपघटन से कैथोड पर, यहां लिखना है अपघटन से कैथोड पर, कैथोड पर प्राप्त होगा, ये सब लिख चुके हो। कैथोड पर प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एनोड पर बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं 178, 178 देखते हैं। देखो, जब सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेगा, या पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेगा, तो ये सोडियम और पोटेशियम में बदल जाएगा। ये अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है? ये अस्थायी होता है। फिर क्या करता है? ये वाटर से, जल से क्रिया कर लेता है। ये चाहे Na हो चाहे K हो, K होगा जल से क्रिया करेगा, चाहे Na होगा तो जल से क्रिया करेगा, H2O करने के बाद क्या होगा? यहां पर KOH और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लिखना है इसको, और यहां पर जो है NaOH और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये पहले आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मिलेगी, बस ये नाम जरूर याद रखना कि NaOH का नाम है कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा नाम है। और KOH का नाम है कास्टिक पोटास, इसका नाम है कास्टिक पोटास, इसका नाम कास्टिक पोटास है। ये कास्टिक पोटास होता है और ये कास्टिक सोडा होता है। सोडियम है तो सोडा बोल दिया, पोटेशियम है तो पोटास बोल दिया। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, ठीक है। चलिए 179 नोट्स बनाते चलना सब लोग, सारे लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी हो गया है, ये भी रिएक्शन बता दिया 179, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं 180 नंबर, 180 नंबर देखिए, मीथेन का ऑक्सीकरण, यहां पर लिखना है ऑक्सीकरण, मीथेन का ऑक्सीकरण, मीथेन का ऑक्सीकरण देखना है, ठीक है। मीथेन के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? मीथेन का ऑक्सीकरण पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझ लेना। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक बात सबको क्लियर हो तो एक बार ओके करो, यस लिखो। यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ भाई, आगे बढ़े। क्लियर सभी को? ठीक है, वेरी गुड, पागल मत आना। ओके। हाँ देखो, मीथेन का ऑक्सीकरण समझना है तो क्या होता है? एल्केन का ऑक्सीकरण मतलब जलाना। एल्केन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऐसे लिखते हैं ऑक्सीकरण, तो सबसे पहले एल्कोहल बनता है। पहले तो मूल मंत्र याद कर लो, एल्कोहल बनता है। एल्कोहल का पुनः ऑक्सीकरण कराने से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। पहले तो ये याद होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराने से जब जलाई डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा।
जब पूरी तरीके से जला दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। तो पहले तो ये मंत्र याद कर लो, ये मंत्र है, इसी मंत्र से काम करना है। एल्केन का ऑक्सीकरण जब होगा, एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल बनता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जब पूरी तरीके से जला दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, अंतिम उत्पाद। देखो पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। मेथेन का ऑक्सीकरण कराना है, पहले तो ये सूत्र याद कर ले सभी लोग। एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल, एल्केन के ऑक्सीकरण से, हर चीज आसान नहीं होती। अगर आप सोचो कि सब आसान है तो कुछ न कुछ चीजें कठिन भी होती हैं, कोई कोई चैप्टर कठिन भी होता है ना। स्क्रीन शॉट वाले स्क्रीन शॉट रह जाते हैं, है ना। वो स्क्रीन शॉट लेते रहेंगे जीवन भर, है ना, कुछ नहीं होगा। समझ गए? देखो इसको पहले समझो तभी आंसर दे पाओगे। एल्केन के ऑक्सीकरण कराने से एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराने से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब करा देंगे CO2 और वाटर बन जाएगा। एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीकरण कराना है। देखो मेथेन का ऑक्सीकरण, प्रांशु गौतम कह रहे हैं सब समझ भी गए, ठीक है, बिल्कुल सही। समझते भी रहो, नोट भी कर लो, है ना, सब नोट्स भी बनाना है। मेथेन, इधर देखो, मेथेन का ऑक्सीकरण कराना है, मेथेन का ऑक्सीकरण कराना है। तो जितने कार्बन का एल्केन है उतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का एल्केन है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा। यहां पर एक कार्बन का एल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH। एक कार्बन का एल्कोहल कौन सा होता है? मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल। एक, जितने कार्बन का एल्केन उतने कार्बन का एल्कोहल। आगे फिर से ऑक्सीकरण करा दो जरा, फिर ऑक्सीकरण करा दो। जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। मेथेनॉल, ये इसका नाम है मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, और ये है मेथेनल, ये मेथेनल है। और पुनः ऑक्सीकरण करा दो, क्या बनेगा? HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। और फिर से ऑक्सीकरण करा दो तो किस में बदल जाएगा? CO2 और किसमें? H2O में। CO2 और H2O में फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा मेथेन का ऑक्सीकरण। मेथेन के ऑक्सीकरण से पहले क्या होगा? मेथेनॉल बनेगा, फिर एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, फिर एक ही कार्बन का अम्ल बनेगा, और ऑक्सीडेशन करा दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बताने का, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। एक कार्बन का एल्केन मेथेन होता है, पता होना चाहिए। एल्कोहल में बदलेगा, एक कार्बन का एल्कोहल मेथिल एल्कोहल होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड जो है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक कार्बन का अम्ल जो है क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ध्यान देना।
कुल मिलाकर के ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है CHO, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है HCOOH, एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है CH3OH। ये पता होगा तुरंत आंसर हम लोग दे देंगे। ठीक है हर्ष शर्मा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर पॉइंट, 181 नंबर पॉइंट देखिए। अब एथेन का ऑक्सीकरण देख लेते हैं। एथेन का ऑक्सीकरण, C2H6 का ऑक्सीकरण, जितने कार्बन का एल्केन है उतने ही कार्बन का एल्कोहल C2H5OH, 2 कार्बन का एल्कोहल एथेनॉल, ये बन गया एथेनॉल। पहली बात, जितने कार्बन का एल्केन है उतने ही कार्बन का क्या बन गया एल्कोहल, एथेनॉल बन गया। फिर आगे देखो यहां पर फिर ऑक्सीकरण, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। इसका आयुपेसी नाम है एथेनल, एथेनल है। आगे फिर जो है ऑक्सीकरण करा दो, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल बन गया एथेनोइक अम्ल। अगेन ऑक्सीकरण करा दो तो CO2 और वाटर में चला जाएगा, पूरा जल जाएगा। ठीक है ध्यान दें सभी लोग, यही सब इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है। जो बहुत सरल होता है, जो बहुत सरल होता है बहुत अच्छा लगता है और वो एग्जाम में नहीं आता। पहली बात, जो बहुत सरल होता है वो अच्छा लगता है, अच्छा अनुभूति होती है उनमें, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता। अगर वो एग्जाम में आ जाए तो सभी जो है BSc एग्रीकल्चर पा जाए, इसलिए इनको ध्यान देना जरूरी है। एक कार्बन, हमने कहा एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अम्ल, अम्ल से CO2 और H2O बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां से ये जानना बहुत जरूरी है। मोटू गौतम कह रहे हैं याद हो गया। ठीक है वेरी गुड। पढ़ने वाले अच्छा पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने वाले तो कुछ मतलब ही नहीं उनका। एक 2 कार्बन का यहाँ पर एल्केन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल एथिल एल्कोहल, 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है एस्टल्डिहाइड है, और 2 ही कार्बन का एसिड एसिटिक अम्ल है। फिर ऑक्सीकरण करा दोगे तो क्या हो जाएगा CO2 और H2O बन जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा। ये रिएक्शन है। चलिए आगे 182